नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की। तो देखो, हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, पैरामीशियम के अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस थी वो किस प्रकार थी। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पैरामीशियम के अंदर लोकोमोशन की। आज हम बात करेंगे पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की, कि पैरामीशियम में जनन की प्रक्रिया जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि पैरामीशियम जो है एक होलोजोइक एनिमल है। होलोजोइक एनिमल है, प्राणी समभोजी जीव है। और यदि हम बात करें तो पैरामीशियम जो है मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक प्रोटोजोन्स है जो कि क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यदि पैरामीशियम के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से पाया जाता है। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन सबसे पहला जो पाया जाता है वो होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है पैरामीशियम में जो द्विविभाजन की प्रक्रिया है, अर्थात अपने शरीर को दो भागों में बांट लेने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है बाइनरी फिजन या द्विविभाजन की प्रक्रिया। और चौथी जो प्रोसेस होती है वो होती है कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन। संयुग्मन में दो अलग अलग जाति के पैरामीशियम जो होते हैं वो आपस में ओरल ग्रुप की सहायता से एक दूसरे से अटैच होते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। जो कॉन्जुगेशन टाइप का रिप्रोडक्शन है, कुछ साइंटिस्ट इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं, जबकि जो पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन पाया जाता है इसमें क्या होता है, किसी भी अन्य पैरामीशियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अंदर एक पैरामीशियम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिस कारण इसे हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि पैरामीशियम का ये प्रकार जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार माना जाता है। लेकिन जो कॉन्जुगेशन का, संयुग्मन का जो प्रकार है रिप्रोडक्शन का, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 पैरामीशियम जो है, मान लो एक पैरामीशियम ये है तो दूसरा पैरामीशियम यहां पे इस तरीके से 2 पैरामीशियम एक दूसरे से आपस में इस तरह से अटैच होते हैं ओरल ग्रुप की सहायता से, या यूं समझ लो इस तरह से अपने संपर्क में आते हैं कि उनके अंदर जो है जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं, उनका क्या होता है, उनके मध्य जो प्रोसेस होती है इस तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन की प्रक्रिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो, बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन का जो मैंने डायग्राम की हेल्प ली है ताकि मुझे ज्यादा टाइम से ना समझाना पड़े और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, ताकि दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, क्योंकि डायग्राम बनाने में काफी टाइम लग जाता है। देखो, सबसे पहला जो है बाइनरी फिजन। देखो, बाइनरी फिजन पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का मतलब है इस तरीके से, जब आप किसी चीज को इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड करते हो तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कहलाता है। तो देखो, पैरामीशियम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। अब ये क्या है, यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यह द्विविभाजन
समसूत्री प्रकार का होता है, अर्थात माइटोसिस प्रकार का होता है। और आप जानते हो कि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, समान रूप से समान विभाजित होती हैं, या फिर हम ये कहें कि जो माइटोसिस या समसूत्री विभाजन जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आगे जाके क्रोमोसोम नंबर समान रहते हैं, हाफ नहीं रहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इस दौरान पैरामीशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। यानी पैरामीशियम में मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो के अंदर पैरामीशियम में न्यूट्रिशन की प्रोसेस बताई थी कि पैरामीशियम में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। जैसा कि आपने देखा था कि पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुई थी, और उसके अंदर हमने बात की थी कि पैरामीशियम सबसे पहले फूड को क्या करेगा, फीड करेगा, दूसरा फूड को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, थर्ड में जो डाइजेस्टेड पदार्थ है, अनडाइजेस्टेड पदार्थ है, उनको साइटोफाइजी के द्वारा क्या करेगा, बाहर की तरफ निकाल देगा। तो देखो हमारा टॉपिक कौन ही है, हमारा टॉपिक है कि पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन होता किस प्रकार। देखो इस दौरान पैरामीशियम भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। मतलब पैरामीशियम को जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो क्या कर देता है, वो जल की धारा के साथ आए हुए भोजन के कणों को ग्रहण करना बंद कर देता है, और क्या करता है, इसके अंदर क्या होती है, पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर आपने देखी हुई है कि पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के अंदर, पैरामीशियम की स्ट्रक्चर में आप देखते हो कि जो पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके की। पैरामीशियम एक स्लीपरी एनिमल्स है जिसके अंदर ये यहां पे माइक्रोन्यूक्लियस और ये जो है ये है मैक्रोन्यूक्लियस, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की रिजर्वियर जो पार्ट होता है जिसमें फूड मटेरियल आता है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है इस तरीके की। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ होती है, एक सिस्टोल अवस्था में होती है, एक डायस्टोल अवस्था में होती है। तो देखो आपने देखा कि पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, पैरामीशियम के अंदर जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर सबसे पहला देखो पैरामीशियम की जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पे ओरल ग्रुप वाला पार्ट होता है, या इस भाग में क्या होता है, इस भाग के अंदर जो पैरामीशियम को जब बाइनरी फिजन करना होता है तो पैरामीशियम क्या करता है, ये पैरामीशियम में बाइनरी फिजन वाला पार्ट है। देखो इस भाग में सबसे पहले क्या हुआ, पैरामीशियम ने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। दूसरा, पैरामीशियम के अंदर मुख खांच व मुख गुह्य संरचनाएं विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि पैरामीशियम के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है या फिर लुप्त होने लग जाता है। फिर क्या होता है, इनमें माइक्रोन्यूक्लियस वृद्धि करके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं में जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये है मैक्रोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाला जो न्यूक्लियस है, माइक्रोन्यूक्लियस, ये क्या करेगा, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं से गुजरेगा, जिस दौरान क्या होगा, इसमें इलोंगेशन होगा, अर्थात कि पैरामीशियम जो है इसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये क्या है, बढ़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से ये बढ़ता है तो देखो इन अवस्थाओं में जाता है एवं समसूत्री विभाजन के दौरान इनमें जो केंद्रक कला होती है वो विलुप्त नहीं होती है। जब इनमें माइटोसिस होता है तो इनके चारों ओर पाई जाने वाली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो विलुप्त नहीं होती है टीलोफेज के परिणाम स्वरूप। जब टीलोफेज अवस्था आती है, सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में है टीलोफेज अवस्था। जब टीलोफेज अवस्था आती है तो लघु केंद्रक लंबा हो जाता है, इलोंगेटेड। पहले नॉर्मल पैरामीशियम है ये, यानी इससे पहले हम जो बनाए थे, ये पहले, ये मान लो पहला नॉर्मल पैरामीशियम है, इसमें बाइनरी फिजन करवाना है तो इसके अंदर सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने जो ओरल ग्रुप वाले पार्ट है, मुख खांच वाले भाग है, वो इसमें विलुप्त होने लग जाएंगे, इसकी क्लोज स्ट्रक्चर हो जाएगी। क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो लंबाई में वृद्धि करेगा। देखो माइक्रोन्यूक्लियस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था से गुजरेगा।
इस दौरान क्या होगा, ये माइक्रोन्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखो जब माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा तो मैक्रोन्यूक्लियस भी लंबाई में क्या करेगा, वृद्धि करने लग जाएगा। देखो ये भी क्या होता है, इलोंगेटेड होने लगता है इस तरीके से, ठीक है, अलग होने लगता है। और इनके अंदर देखो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है उनका निर्माण जो है यहां पे वो भी होने लगता है। तो देखो सबसे पहले जब माइक्रोन्यूक्लियस लंबा हो जाता है, यानी लघु केंद्रक या छोटा जो केंद्रक होता है वो लंबा हो जाता है और इसके दोनों सिरों पर दो लघु केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, दो। देखो डिवाइडिंग न्यूक्लियस, सबसे पहले में माइक्रोन्यूक्लियस ये दे रखा है, मैक्रोन्यूक्लियस ये दे रखा है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये है, साइटोफेरिंक्स वाला पार्ट ये है, ठीक है, यानी कोशिका ग्रसनी वाला भाग है ये। साइटोफेरिंक्स का मतलब होता है यहाँ पे कोशिका ग्रसनी वाला भाग। अब देखो आपने देखा कि पैरामीशियम में क्या हो रहा है, अब यहां पे माइक्रो डिवाइडिंग न्यूक्लियस, जब माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो मैक्रोन्यूक्लियस भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखो जब माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करता है तो इसके दोनों सिरों पर दो लघु केंद्रकों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ क्या प्रोसेस चलती है, इसके साथ साथ गुरु केंद्रक की लंबाई में, यानी मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो भी लंबाई में बढ़ जाता है। और मध्य भाग में कैसा होता है, संकीर्णित होकर असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाता है। अब दो मुख्य खांच बनना प्रारंभ होती है। सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू किया, उसके बाद मैक्रोन्यूक्लियस ने डिवाइड करना शुरू किया, फिर यहां पे पाई जाती है ओरल ग्रुप, मुख्य खांच। अब ये ओरल ग्रुप जो है ये क्या करेगी, ओरल ग्रुप जो है ये भी कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ स्प्लिटिंग कर रही है, जिससे क्या होगा, दो ओरल ग्रुप बनेंगे। देखो दो ओरल ग्रुप खांच बनना प्रारंभ हो जाते हैं। दो पुरानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के अलावा दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और बनती हैं। सारी प्रोसेस वही है कि पैरामीशियम के अंदर आपने देखा है, पैरामीशियम के अंदर अंदर की तरफ यदि हम देखें कि पैरामीशियम के अंदर की तरफ क्या क्या मटेरियल होता है, क्या क्या कुछ अंग होते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा पैरामीशियम में एक माइक्रोन्यूक्लियस एक मैक्रोन्यूक्लियस, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंटीरियर एंड पे, एक पोस्टीरियर एंड पे, यानी कि ये भी डिवाइड करेगी, ये भी डिवाइड करेगा, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डिवाइड करेगी, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एंड पोस्टीरियर एंड में पाई जाने वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी क्या करेगी, डिवाइडेशन करेगी। तो देखो क्या होगा, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है ये भी दो दो बनने लग जाएंगे। इसी के साथ शरीर के मध्य भाग में संकीर्ण खांच बनती है जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अब यहां पे क्या करेगी, खांच बनने लग जाएगी इस तरीके से, ये खांच बनने लगी और अंत में दो पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। कितने पुत्र, एक से, यहां पे सबसे पहले वाले में हमने देखा कि एक नॉर्मल न्यूक्लियस दिया है जिसके अंदर ओरल ग्रुप वाला भाग है जो विलुप्त दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले में हमने देखा कि माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस लंबाई में बढ़ रहे हैं। तीसरे वाले पार्ट में हम देखते हैं कि माइक्रोन्यूक्लियस अलग हो चुका है, मैक्रोन्यूक्लियस अलग हो चुका है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरफ बनी है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरफ बनी है। और अब क्या होता है, ये जो बीच में भाग है ये संकीर्णित हो रहा है, ठीक है अंदर की तरफ ये स्प्लिटिंग हो रहा है, जिससे क्या होगा, दो डॉटर पैरामीशियम बनेंगे। देखो और अंत में दो पुत्री पैरामीशियम का निर्माण होता है। जनक पैरामीशियम के अग्रभाग से मान लो ये पैरामीशियम का एंटीरियर एंड है और ये वाला जो है ये पोस्टीरियर एंड, ये अग्रभाग है, ये पश्च भाग है। पैरामीशियम के अग्रभाग से बनने वाले पैरामीशियम को कहते हैं प्रोमोटर। इधर वाला क्या हुआ, प्रोमोटर। जो पैरामीशियम के अग्रभाग से बनने वाले पैरामीशियम को प्रोमोटर, ठीक है प्रोटर, और पश्च भाग से बनने वाले पैरामीशियम को ओपोस्थी। इसको हम क्या कहेंगे, ओपोस्थी। इसको हम पैरामीशियम के एंटीरियर एंड से बनने वाले को प्रोटर और पोस्टीरियर एंड से बनने वाले को, यानी एंटीरियर एंड से बनने वाले को हमने कहा प्रोटर और जो पोस्टीरियर एंड से बनेगा उसे हमने कहा ओपोस्थी।
ये वृद्धि करके फिर से द्विविभाजन में जाते हैं और पैरामीशियम द्विविभाजन 30 मिनट में, यानी कि पैरामीशियम के अंदर बाइनरी फिजन जो होता है वो लगभग कितने मिनट में पूर्ण हो जाता है? 30 मिनट्स में पूर्ण हो जाता है। और एक दिन में 2 या 3 बार क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पैरामीशियम के अंदर जो बाइनरी फिजन है वो किस प्रकार से होता है। तो पैरामीशियम के अंदर जो बाइनरी फिजन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से संपन्न होती है? तो देखो, हमने एक पैरामीशियम लिया, एक पैरामीशियम से हमने क्या किया? हमने मान लो हम इसी पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले ये है पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का ये एक छोटा सा पैरामीशियम का डायग्राम है। ये पैरामीशियम का एक डायग्राम है। इस पैरामीशियम में क्या होगा? ये कौन सा है? मैक्रोन्यूक्लियस। ये कौन सा है? माइक्रोन्यूक्लियस। ये इसका कौन सा एंड है? ये इसका पोस्टीरियर एंड है। अपर वाला कौन सा एंड है? एंटीरियर एंड। क्या हुआ? दूसरे पैरामीशियम को जब हम बनाते हैं, तो हमने कहा कि माइक्रोन्यूक्लियस भी लंबाई में वृद्धि कर रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस भी क्या करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा। थर्ड में क्या होगा? इस तरीके से ओरल ग्रुप, जो ओरल ग्रुप वाला भाग है वो अंदर की तरफ धसेगा। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा। एक मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ आएगा तो एक यहाँ आएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एक यहाँ, एक यहाँ, एक नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एक नई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। दोनों में आगे क्या होगा? आगे 2 प्रकार के पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा, एक तो जिसके अंदर सभी पार्ट्स होंगे माइक्रोन्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यहाँ पे एंटीरियर एंड पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर एंड पे और पोस्टीरियर एंड पे। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आगे जाके अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाती है? आगे जाके एक कंप्लीट प्रकार के पैरामीशियम में बदल जाती है इस तरीके से, जिसके अंदर सीलिया वगैरह सब पाए जाते हैं। इस तरीके से हम कहें तो ये पैरामीशियम बन गया। तो ये प्रोसेस जो है, यानी यहाँ पे भी मैक्रोन्यूक्लियस, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इस तरीके से, और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। और ये वाला पार्ट्स बन गया, यानी पैरामीशियम के अंदर सभी प्रकार के अंग बनने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम में मैंने आपको बताया 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है कॉन्जुगेशन और एक होता है, यानी पैरामीशियम में 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सबसे पहला हमने किया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंतर्गत कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सी बात है, पैरामीशियम है वो 2 भागों में डिवाइड होगा। एक सिंगल पैरामीशियम आगे जाके कितने भागों में डिवाइड होगा? 2 भागों में बंट जाएगा। पैरामीशियम के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग जो हैं वो क्या होंगे? दोबारा बनेंगे, और एक पैरामीशियम से कितने बनेंगे? 2 संतति पैरामीशियम बनेंगे, जिसमें प्रोटर और उपास्थि वाले पार्ट बनेंगे। एंटीरियर एंड से बनने वाला भाग जो होगा वो प्रोटर, और पोस्टीरियर एंड से बनने वाला भाग अपोस्टी। सेकंड देखो कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है संयुग्मन, और संयुग्मन का मतलब होता है 2 पैरामीशियमों का आपस में क्या होना? अटैच हो जाना। तो देखो अब देखो हम बात करते हैं पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन, पैरामीशियम में कई प्रकार से केंद्रकों का पुनर्गठन होता है, जिसमें से प्रमुख है कॉन्जुगेशन। केंद्रकों का आपस में एक्सचेंज होना, या केंद्रकों के द्वारा न्यूक्लियस के द्वारा जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। देखो इसे कुछ लोग पहले कभी कभी लैंगिक जनन भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे कभी कभी लैंगिक जनन भी कहते हैं।
इसमें समान प्रकार जाति के दो पैरामीशियम के लघु केंद्रकीय पदार्थों के आंशिक विनिमय के लिए एक अस्थायी संकलन होता है। मतलब कि दो पैरामीशियम आपस में अटैच होते हैं इस प्रकार से, यहां संयुग्मन एक ही जाति के किंतु दो भिन्न संगम प्रकार के पैरामीशियमों के मध्य होता है। मतलब इनमें क्या होता है, जो एक ही जाति के दो पैरामीशियम जो है उनमें आपस में मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, संयुग्मन कॉन्जुगेशन या मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, जिसे हम कहते हैं संगम। पैरामीशियम में संगम व्यवहार के आधार पर प्रत्येक जाति की कई उपजातियां और सहजातियां पाई जाती हैं। हम बात कर रहे थे पैरामीशियम कॉर्डेटम की, तो देखो पैरामीशियम कॉर्डेटम में 16 सहजातियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रत्येक में से दो प्रकार के संगम पाए जाते हैं। अब पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता किस प्रकार, देखो पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया निम्नलिखित स्टेप्स में होती है। सबसे पहला देखो क्या स्टेप, आप सबसे पहले देखो इस पार्ट को लेके चलेंगे हमने ये कर लिया है बाइनरी फिशन वाला पार्ट। अब हम इस पार्ट पर गौर करेंगे। देखो इसमें सर्वप्रथम एक ही सहजाति के दो पैरामीशियम जो है, दो पैरामीशियम अधर तल से संपर्क में आते हैं और अपनी अपनी ओरल ग्रुप द्वारा जुड़ जाते हैं। दोनों के मध्य एक ब्रिज बन जाता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अब इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट्स पैरामीशियम कहते हैं। देखो एक ही जाति के दो पैरामीशियम जिनके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस की दिखा रखी है कि स्ट्रक्चर किस प्रकार है। एक ही जाति के दो पैरामीशियम हैं, आपस में ओरल ग्रुप की सहायता से अटैच होते हैं। इस तरीके से ओरल ग्रुप की सहायता से, जब ओरल ग्रुप की सहायता से अटैच होते हैं तो इनके मध्य जो ब्रिज बनता है, यहाँ पे ये जो आपस में ये जो बीच वाला भाग है ये कहलाएगा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, यानी जीव द्रव्य सेतु। अर्थात इन दोनों के मध्य जीव द्रव्य का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब जो दो पैरामीशियम आपस में अटैच होते हैं उनको कहते हैं कॉन्जुगेट्स। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट्स या संयुग्मक कहते हैं। सेकंड स्टेप देखो, प्रत्येक कॉन्जुगेट्स का कायिक गुरु केंद्रक, प्रत्येक कॉन्जुगेट्स का कायिक गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नष्ट होने लगता है। अब यहां पे आपने देखा प्रत्येक कॉन्जुगेट्स का कायिक गुरु केंद्रक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नष्ट होने लगता है तथा प्रत्येक कॉन्जुगेट्स का लघु केंद्रक दो बार विभाजन में जाता है और इनमें प्रथम विभाजन न्यूनकारी या रिडक्शन विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चार लघु केंद्रक बनते हैं। होता क्या है होता ये है कि जो ये वाला पार्ट है मैक्रोन्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये तो क्या होगा, डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों का जो माइक्रोन्यूक्लियस है डिवाइड करेगा तो एक से कितने बनेंगे, दो, फिर दो से कितने बनेंगे, चार। यहां पर तक जो प्रोसेस है वो यहां पे आ गई। यानी कि एक दो पैरामीशियम आपस में अटैच होते हैं, दोनों के मध्य एक ब्रिज बनता है, दोनों पैरामीशियम आपस में अटैच हो गए, दोनों के मध्य ओरल ग्रुप की सहायता से जुड़े और दोनों के मध्य जो ब्रिज बनेगा उसको हमने कहा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। अब दो पैरामीशियम जो है उनके गुरु केंद्रक जो होते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये हो गया डीजेनरेट, दिखा नहीं रखा है लेकिन आप मान के चलो कि दोनों जो मैक्रोन्यूक्लियस है या बड़े केंद्रक है नष्ट हो गए। छोटे केंद्रक जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं लघु केंद्रक, यानी इसमें पैरामीशियम में दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस क्या है, आगे डिवाइडेशन करेगा, लेकिन मैक्रोन्यूक्लियस क्या है, डीजेनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नष्ट हो जाता है। प्रत्येक कॉन्जुगेट्स का लघु केंद्रक दो बार विभाजन में जाता है। देखो पहला विभाजन करेगा तो कितने बनेंगे, एक से दो, दूसरा विभाजन करेगा तो कितने बनेंगे, दो से चार। तो इसके अंदर यहां पे दिखा रखा है डीजेनरेटिंग मैक्रोन्यूक्लियस, यानी मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो गया, मतलब खत्म हो चुका है। गुरु केंद्रक जो होता है वो नष्ट हो जाता है, बचता क्या है, हमारे पास बचा हुआ है माइक्रोन्यूक्लियस। और माइक्रोन्यूक्लियस में पहला विभाजन होगा तो बनेंगे एक से दो, दो से कितने बनेंगे, चार। यहां पे आपको प्रत्येक पैरामीशियम के अंदर चार चार लघु केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है माइक्रोन्यूक्लियस। अब होता क्या है, चार माइक्रोन्यूक्लियस है, इनमें से देखो कितने बचते हैं, चार लघु केंद्रक बन गए, चार बने नए लघु केंद्रकों में से तीन नष्ट हो जाते हैं।
अब 4 में से कितने नष्ट हो गए, प्रत्येक के अंदर 3-3 नष्ट हो जाते हैं। यहां पे लिखा है फोर्थ स्टेप में डीजेनरेटिंग माइक्रोन्यूक्लियाई, 3-3 नष्ट हो जाएंगे तो वापस कितने कितने बनेंगे, 1-1 बनेंगे। अब देखो प्रत्येक कॉन्जुगेट्स में बचा हुआ एक लघु केंद्रक असमान रूप से 2 केंद्रकों में विभाजित होता है। अब इन्हें कहते हैं गैमेट्स न्यूक्लियाई या प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। इनमें छोटा जो होता है, देखो यहां पे क्या हुआ, पहले दो पैरामीशियम आपस में एक दूसरे से ओरल ग्रुप की सहायता से जुड़े, इनके मध्य ब्रिज बन गया जिसको हमने कहा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो डीजेनरेट हो गया, नष्ट हो गया। माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, 4 में से 3 क्या हो गए, नष्ट हो गए। 4 में से 3 नष्ट हो गए तो बचा कितना, 1-1। अब जो 1-1 केंद्रक बचा है, माइक्रोन्यूक्लियस जो 1-1 बचा है वो क्या करेगा, वो असमान रूप से 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। एक न्यूक्लियस यहां पे 1-1 बचा, ये आगे जाके विभाजित होगा तो 2 प्रकार में विभाजित होगा। एक केंद्रकों से बनेंगे 2, प्रत्येक में 2-2 बन गए, यानी पहले ये नष्ट हो गया, ये भी नष्ट हो गया, इनमें से 3 ये नष्ट हो गए, इनमें से 3 ये नष्ट हो गए, बचा कितना, यानी हम अगर इस भाग को देखें तो सिर्फ 1-1 न्यूक्लियस बचता है दोनों के अंदर, वो भी माइक्रोन्यूक्लियस। अब दोनों में माइक्रोन्यूक्लियस जो 1-1 बचता है वो क्या करेगा, वो दोनों में से जो 1-1 माइक्रोन्यूक्लियस बचा है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड करेगा। वो जब डिवाइड करेगा तो 2 प्रकार के न्यूक्लियस बनेंगे, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, जिनमें से बड़ा जो न्यूक्लियस होगा वो तो कहलाएगा लार्ज स्टेशनरी फीमेल न्यूक्लियस। बड़े वाला जो होगा वो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहलाएगा और जो छोटे वाला होगा वो माइग्रेटरी मेल न्यूक्लियाई कहलाएगा। दोनों में बन गया। अब देखो प्रत्येक कॉन्जुगेट्स में बचा हुआ एक लघु केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। अब इन्हें गैमेट्स न्यूक्लियाई को प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। इनमें छोटा जो न्यूक्लियस होता है ये वाला, ये छोटा न्यूक्लियस है, ये माइग्रेटरी है। क्या है, माइग्रेटरी गैमेट्स न्यूक्लियाई यानी प्रवासी युग्मक केंद्रक। और बड़ा जो है उसे हम कहेंगे अचल युग्मक केंद्रक, जिसे हम कहते हैं स्टेशनरी गैमेट्स न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके पश्चात एक कॉन्जुगेट्स का प्रवासी युग्मक केंद्रक दूसरे युग्मक में पहुंचकर उसे अचल युग्मक केंद्रक से समेकित हो जाता है। अब होता क्या है, देखो जो छोटे वाला है 2 पैरामीशियमों में यहां पे फर्दर में यहां पे 2-2 न्यूक्लियस बन चुके हैं, ठीक है, 2-2 न्यूक्लियस बन गए, एक हो गया माइग्रेटरी और एक हो गया जो लार्ज। बड़े वाला जो है वो है बिल्कुल अचल स्वभाव का और जो छोटे वाला है वो है चल स्वभाव का, अर्थात बड़े वाला गमन नहीं कर सकता, छोटे वाला आपस में गमन कर सकता है। तो छोटे वाला जो न्यूक्लियस है वो इसमें आएगा और ये वाला जो छोटा न्यूक्लियस है इसमें जाएगा। अब ये आपस में एक्सचेंज करते हैं और आपस में फिर क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। यानी यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का क्या होता है, फ्यूजन होता है। दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, देखो यहाँ पे 2 प्रोन्यूक्लियाई इन ईच फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके पश्चात एक कॉन्जुगेट्स का प्रवासी केंद्रक युग्मक दूसरे में पहुंच जाता है और दूसरे के साथ समेकित हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कॉन्जुगेट्स जो होता है यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पे फुल डायग्राम की, तो देखो यहाँ पे मान लो प्रोसेस क्या थी। सबसे पहली प्रोसेस देखो 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले ये एक पैरामीशियम है और ये एक दूसरा पैरामीशियम है, ये दोनों आपस में अटैच हो गए, ठीक है। इनके अंदर एक तो ये माइक्रोन्यूक्लियस, ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, ये बड़े वाला है और ये छोटे वाला है। पहले वाले में दोनों न्यूक्लियस, इनके मध्य जो ब्रिज बनेगा उसे हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, ठीक है। ये क्या होगा, डीजेनरेट, ये क्या होगा, डिवाइडेशन, डिवीजन में जाएगा। डिवीजन में जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक ये होगा और दूसरा ये होगा। इसके अंदर ये जब बीज 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 2 3 4 हो गया। जब ये डीजेनरेट होगा तो नष्ट हो गया, इसमें डिवीजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4 बन गए, ठीक है। 4 बनने के बाद क्या हुआ, इन 3 में ये 3 नष्ट हो जाएंगे, 3 क्या हो जाएंगे, नष्ट हो गए, बचे कितने, 1 1। फिर वापस हम बनाते हैं,
ये एक एक बच गया। अब इनमें क्या होगा, ये करेंगे फिर से डिवीजन, ये क्या करेंगे फिर से डिवीजन करेंगे। देखो जब डिवीजन करेंगे तो इनके अंदर प्रोसेस क्या होगी, इनके अंदर फिर दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। जो छोटे वाला होता है वो होता है मेल, और जो बड़े वाला होता है वो होती है फीमेल, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, ठीक है। और ये जो है ये मेल न्यूक्लियाई है। अब इसमें जो मेल होता है वो माइग्रेटरी स्वभाव का होता है, माइग्रेटरी का मतलब प्रवासी स्वभाव का। जो दूसरा होता है वो होता है स्टेशनरी स्वभाव का। हुआ क्या, एक्सचेंज करेंगे, ये वाला इसमें जाएगा और ये वाला इसके पास आएगा। नेक्स्ट क्या स्टेप होगा, ये यहां पे बड़ा वाला और ये छोटे वाला, ये बड़े वाला ये छोटे वाला, यहां पे आगे। अब क्या हुआ, दोनों में फ्यूजन होगा, दोनों में जब फ्यूजन होगा तो क्या बनाएंगे, यहां पे ये दोनों में फ्यूजन होगा तो दो बन गए, एक यहां पे और एक यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां तक की प्रोसेस समझ में आई आपको। अब जब ये दोनों अलग होते हैं तो इनको कहते हैं एक्स कॉन्जुगेट्स। क्या कहते हैं, एक्स कॉन्जुगेट्स। हमने देखा कि जो इनके अंदर फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है तो जो ये जब दोनों अलग हो जाते हैं, अलग होंगे तो क्या कहलाएंगे, एक्स कॉन्जुगेट्स। एक्स कॉन्जुगेट्स अब आगे क्या करेंगे, देखो इनके अंदर भी फिर बिकम मैक्रोन्यूक्लियस एंड वन माइक्रोन्यूक्लियस, थ्री डिसअपीयर। वही प्रोसेस फिर होगी, क्या होगा, एक बचा, एक से क्या है, यहां पे दो बनेंगे, दो से कितने बनेंगे, चार। अब यहां पे चार से कितने बने हैं, आठ। आठ में से यहां पे जो आपके ये क्या होंगे, यहां पे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब यहां पे एक एक नष्ट हो जाएगा तो बचेंगे कितने, तीन तीन। इसी प्रकार इधर की प्रोसेस चलेगी, जब तीन तीन बचेंगे तो प्रत्येक खंड अलग अलग होगा, और एक से कितने बनेंगे, दो। तो दो से यहाँ पे एक से, ये इससे एक बन गया, इस भाग से एक बन गया और इस भाग से एक बन गया। तो यहां पर भी क्या बन गया, इस भाग से एक, इस भाग से एक और इस भाग से। तो टोटल कितने बने, देखो एक दो तीन चार, ठीक है। और यहां पे कितने बने, तो आप देखते हो कि अंत में यहां पे एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, मतलब इस भाग से दो, इस भाग से दो। तो यहां पे टोटल देखो आपको जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा संख्या को, सॉरी जो पैरामीशियम है वो ज्यादा संख्या में प्राप्त होते हैं। तो ये था पैरामीशियम के अंदर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस या संयुग्मन की प्रक्रिया। पैरामीशियम के अंदर जो संयुग्मन की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर क्या होता है, लास्ट में जो है वो हम देखते हैं कि पैरामीशियम के अंदर जो लास्ट में एक से दो पैरामीशियम पैरामीशियम बनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक संयुग्मक से चार संतति पैरामीशियम बनते हैं, यानी कि प्रत्येक कॉन्जुगेट से यहाँ पे कितने बनेंगे, चार पैरामीशियम बनेंगे। यहाँ पे आने के बाद एक ये दो, एक दो तीन चार, एक दो से बनेंगे चार, तो यहाँ पर भी दो से कितने बनेंगे, यहाँ पर भी दो जो ऊपर दे रखे हैं इनसे चार चार बनेंगे। तो इस तरफ चार, इस तरफ चार, तो यहाँ पे टोटल जो पैरामीशियम है उनकी संख्या क्या है, बढ़ती जाती है। ये रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या क्या है, बढ़ाते रहते हैं। आपको सिर्फ ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना, जो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस वाला पार्ट है उसी को ध्यान में रखना है। पहले वाले में माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो डिवाइडेशन करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा। जो माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइडेशन करेगा वो पहले एक से दो बनाएगा, दो से चार लगो जो केंद्रक बनाएगा, जिनमें से तीन नष्ट हो जाएंगे, एक बच जाएगा। एक में फिर विभाजन होगा तो एक से क्या बनेंगे, दो, जिनमें से दो जो दो बनेंगे उनमें एक माइग्रेटरी होगा, एक स्टेशनरी होगा। माइग्रेटरी जो होगा वो दूसरे पैरामीशियम के अंदर जाएगा, तो दोनों में आपस में एक्सचेंज होगा और फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जो पैरामीशियम है वो इस तरीके से बनेंगे, और दोनों जब अलग होंगे तो उनको कहेंगे एक्स कॉन्जुगेट्स। एक्स कॉन्जुगेट्स आगे जाके वही प्रोसेस कि तीन डीजनरेट होंगे, एक बच जाएगा, एक आगे जाके फर्दर कितने बनाएगा, दो बनाएगा। एक जब दो बनाएगा तो इनके अंदर जो माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस की संख्या है उस आधार पर जो पैरामीशियम बनेंगे वो कितने बनेंगे, चार चार पैरामीशियम बनेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की बाइनरी फिजन की और हमने बात की कॉन्जुगेशन की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पैरामीशियम के बारे में ही कोई अन्य टॉपिक्स पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तब तक प्लीज आप इन्हें
स्टडी करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और किसी भी प्रकार की कोई आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव हमें जरूर देते रहिए। धन्यवाद।